हाय फ्रेंड्स। सो द फ्रेंच ओपन हैज़ स्टार्टेड टुडे और यह मेरा पहला वीडियो है हिंदी में। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे और फ्रेंच ओपन की चर्चा शुरू करते हैं। बहुत ही रोमांचक इस बार का फ्रेंच ओपन होने वाला है क्योंकि कई खिलाड़ियों के लिए यह बहुत महत्व रखता है, जैसे कि नडाल जो कि अपने 21वें ग्रैंड स्लैम की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर वो यह करने में सफल होते हैं तो दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में उनका नाम आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी है। लेकिन जो तुलना उनकी फेडरर से अक्सर की जाती है और कहा जाता है कि उनके ग्रैंड स्लैम फेडरर से कम हैं या बराबर हैं, अगर वो इस ग्रैंड स्लैम को जीत लेते हैं तो बहुत ही एक बड़ा कदम उनका होगा गोट डिबेट में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं इस फ्रेंच ओपन में। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने कहा, नडाल अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश करेंगे और यह उनका 14th फ्रेंच ओपन टाइटल होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। कई जो मेजॉरिटी जो खिलाड़ी होते हैं टेनिस के, वो कोशिश करते हैं कि अपने पूरे करियर में वह एक ग्रैंड स्लैम जीत सकें, लेकिन यहाँ पर नडाल अपना 14वां ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फ्रेंच ओपन में। तो मेरे हिसाब से वह एक अकेले खिलाड़ी होंगे, ऑलरेडी एक अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 13 फ्रेंच ओपन जीते हैं, और यह एक बहुत ही बड़ा कदम होगा उनके करियर में। जोकोविच इस कोशिश में है कि वो अपना 19वां ग्रैंड स्लैम जीते हैं और सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम वो दूर रहेंगे नडाल और फेडरर से, अगर वह यह करने में सफल होते हैं। फिर थीम है जो कि अपना पहला फ्रेंच ओपन टाइटल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑलरेडी यूएस ओपन जीत चुके हैं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से थीम, अगर यह ग्रैंड स्लैम हार भी जाते हैं, क्योंकि वैसे भी उनका फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो उन्हें उतना दुख नहीं होगा जितना कि उन्हें पिछले वर्षों में हुआ होगा, जबकि वो नडाल से 2 बार फाइनल्स में हारे हैं और जब वो अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश कर रहे थे। और इसके अलावा ज़्वेरेव, सित्सिपास और बहुत से खिलाड़ी हैं जो कि अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि यह आसान नहीं होने वाला है क्योंकि नडाल बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, अभी रोम टाइटल जीत के आए हैं। और इस टाइम पे, इस समय जब फ्रेंच ओपन शुरू होता है, तब मेरे हिसाब से नडाल सबसे अच्छे फॉर्म में रहते हैं अपने, और वो दिख भी रहा है। उनकी फिटनेस भी बहुत अच्छी है और कंडीशंस भी, जैसे कि अभी फ्रेंच ओपन चल रहा है, काफ़ी सनी कंडीशंस हैं जो कि नडाल के पक्ष में है। हमने रोम में देखा कि नडाल किस तरह से अपना फोरहैंड मार रहे थे, कितना उछाल उन्हें मिल रहा था उनके फोरहैंड्स में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा उनका बैकहैंड भी था। मैं तो ये कहूँगा कि बैकहैंड उनका बहुत एग्रेसिव हो गया है, चाहे वो क्रॉस कोर्ट हो, चाहे वो डाउन द लाइन हो, और इस वजह से नडाल को हराना और भी मुश्किल हो गया है। क्योंकि अक्सर पिछले वर्षों में अगर हम देखें तो 2005 से लेकर 2010 के बीच जब नडाल खेलते थे, तो वो उतना एग्रेसिव नहीं खेलते थे फ्रेंच ओपन में, और बहुत उछाल उनके शॉट्स में रहता था, लेकिन दूसरे प्लेयर्स को चांस रहता था कि वो थोड़ा एग्रेसिव खेल सकें। और तब नडाल के जीतने की एक खास वजह थी उनकी फिटनेस, क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी रैलियां करते थे और 3 घंटे 4 घंटे लगातार वो उसी लेवल पर खेल पाते थे, जो कि बाकी खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब नडाल ने, क्योंकि उनकी भी उम्र बढ़ रही है, तो उन्होंने भी अपने प्लान को, अपने गेम प्लान को चेंज किया है, थोड़ा सा उसमें बदलाव किया है, और अब वह भी बहुत एग्रेसिव खेलते हैं। और इस वजह से दूसरे खिलाड़ियों के लिए जीतना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब वह एग्रेशन दिखाकर भी नडाल को हरा नहीं सकते, क्योंकि नडाल का बैकहैंड सबसे पहले तो बहुत एग्रेसिव हो गया है, और दूसरी चीज़ ये है कि वह भी अब किसी रैली में ज़्यादा देर रहने की कोशिश नहीं करते हैं। उनका यही मोटिव रहता है कि वह एक दो शॉट अच्छे मारें और फिर वो नेट पे आके उस पॉइंट को ख़त्म करें। और हम सभी जानते हैं कि नडाल, फेडरर, जोकोविच ये महानतम खिलाड़ी हैं जो नेट पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि बाकी जो खिलाड़ी हैं वो उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वह कोशिश करते हैं कि बैक ऑफ द कोर्ट से ही पॉइंट जीता जाए, जो कि लगभग असंभव है नडाल के साथ जीतना इस फ्रेंच ओपन सरफेस पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने इन प्लेयरों की बात कर ली है, और अब आपको यह देख के अंदाज़ा होगा कि नडाल का जो डोमिनेशन है, जो डोमिनेंस है क्ले पर, वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। आप ये देखिए कि जो
विनिंग परसेंटेज है, जो विनिंग प्रतिशत है रोलैंड गैरोस में, वो आप देखिए नडाल का कितना है। उन्होंने अब तक 100 मैच जीते हैं फ्रेंच ओपन में और केवल 2 मैच वो हारे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2005 से लेकर आज 2021 है, ऑलमोस्ट 16 साल हो चुके हैं। 16 साल में अगर कोई व्यक्ति केवल 2 मैच हारता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह उसको हराना कितना मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि अ, कोई अच्छे खिलाड़ियों से उसका मुकाबला ना हुआ हो। जोकोविच ने कई वर्षों तक प्रयत्न किए, फेडरर ने भी बहुत वर्षों तक प्रयत्न किए, लगातार 3 बार 4 बार हर साल साल दर साल फाइनल में पहुंचे हैं ये लोग। और फिर उसके बाद जब फेडरर और जोकोविच फॉर्म में नहीं थे, तब नए खिलाड़ी जैसे कि थीम, जो कि एक बहुत ही महान खिलाड़ी हैं क्ले पर, उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की। पर कहीं ना कहीं जो नडाल का जो डोमिनेंस है, जो कॉन्फिडेंस है और जो उनका मोटिवेशन है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए इस सरफेस पे तो वो नहीं हारते, तो यह अभी तक कायम है। और यह काफ़ी एक अद्भुत बात है, क्योंकि इतना जीतने के बावजूद ऐसा लगता है कि नडाल अभी भी अपना पहला फ्रेंच ओपन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का मोटिवेशन उनके अंदर देखने को मिलता है और यह बहुत ही सराहनीय है। और इसी वजह से मेरे हिसाब से उनको हराना और मुश्किल है, क्योंकि वह अभी भी चाहते हैं कि वो एक भी मैच इस सरफेस पे तो बिल्कुल ही ना हारें। और अब ड्रॉ की बात कर ली जाए तो ड्रॉ इस बार का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फेडरर, नडाल और जोकोविच तीनों एक ही हाफ में हैं, जिसका मतलब साफ है कि उन तीनों को फाइनल से पहले ही एक दूसरे से मुकाबला करना पड़ेगा। और इसकी वजह से उन तीनों में से कोई एक ही प्लेयर फाइनल में जा पाएगा। अब जैसा कि आपको ड्रॉ अगर पता है तो फेडरर और जोकोविच जो हैं वो क्वार्टर फाइनल में मिलने वाले हैं। अगर फेडरर पहुंच जाते हैं क्वार्टर तक तो ये एक बहुत अच्छा मौका होगा फेडरर के पास, क्योंकि इंजरी के बाद लौट रहे हैं, 1 वर्ष बाद लौट रहे हैं। और उनका करियर भी अब ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है। एंड वो खुद इस बात को एडमिट करते हैं कि वो फ्रेंच ओपन नहीं जीतेंगे। उनको अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस ग्रैंड स्लैम में, और क्योंकि वो अब वापसी कर रहे हैं तो इतना उनका फॉर्म भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं अगर उनको मौका दिया जाए जोकोविच के साथ क्वार्टर फाइनल में खेलने का, जो कि सेकेंड वीक में होता है, तब तक फेडरर को थोड़ा प्रैक्टिस करने का भी अच्छा मौका मिल जाएगा। बाकी प्लेयरों के साथ खेलने का भी उनको मौका मिलेगा। जो उनको मैच प्रैक्टिस की कमी अभी तक खल रही है उसकी पूर्ति होने का भी काफ़ी एक अच्छा अवसर उनको मिलेगा। और उसके बाद अगर फेडरर और जोकोविच की भिड़ंत होती है तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा फेडरर के लिए एक फ्रीली एग्रेसिव गेम खेलने का, और जोकोविच पर अगर हो सके तो एक जीत दर्ज करने का। हालांकि ये बोलना बिल्कुल सही होगा कि जोकोविच बहुत ही अच्छे फॉर्म में है अभी, और अभी हाल ही में बेलग्रेड अपने होम टूर्नामेंट में वो जीत कर आए हैं। और नडाल को भी एक बहुत अच्छी फाइट उन्होंने अभी रोम में दी थी। तो मेरे हिसाब से जोकोविच सेकंड बेस्ट कंटेंडर है फ्रेंच ओपन में, तो उनको हराना आसान नहीं होगा। लेकिन फेडरर को हम जानते हैं, कभी भी अगर वो अपना अच्छा खेल दिखाएं तो किसी को भी हरा सकते हैं। तो इसीलिए यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। दूसरा जो ड्रॉ में हमने नोटिस किया है कि जो दूसरा हाफ है जिसमें फेडरर, नडाल और जोकोविच नहीं है और जिसमें थीम है। अब थीम हालांकि एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं क्ले पर, लेकिन इस बात को भी स्वीकार हमें करना पड़ेगा कि अभी वो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। और कहीं ना कहीं थोड़ी मोटिवेशन की भी कमी उनमें देखी जा रही है, क्योंकि अब वो अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो वो एक जो भूख होती है एक खिलाड़ी के अंदर, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम उनमें नज़र आ रही है। हालांकि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी ओर से, लेकिन कई बार उन्होंने प्रेस में भी अभी हाल ही के कुछ इंटरव्यूज़ में कहा है कि उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं कि उन्हें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उनकी फिटनेस को लेकर भी थोड़े सवाल खड़े हुए हैं। तो इसीलिए अभी वो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं हैं मेरे हिसाब से। और इस वजह से मैं यह प्रेडिक्ट करूंगा कि इस बार हो सकता है उस ड्रॉ में, उस पार्ट ऑफ द ड्रॉ में कोई नया खिलाड़ी उभर के आए। हालांकि ज़्वेरेव जो है वो मुझे लगता है कि ज़रूर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। नडाल को हरा कर आए हैं क्ले में, पहली बार उन्होंने क्ले में नडाल को हराया है। और वो उनका गेम भी बहुत अच्छा है, बहुत कंप्लीट है, बैकहैंड हो चाहे फोरहैंड हो, उनकी फिटनेस भी बहुत अच्छी है। हालांकि उनकी सेकंड सर्व अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई थिंक क्ले पे उसका उतना असर नहीं पड़ना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि ज़्वेरेव बहुत आगे जाएंगे। और यहाँ पर ये भी कहना गलत नहीं है कि सबसे अच्छा चांस मेरे हिसाब से अगर नडाल के बाद किसी का है तो मुझे वो लगता है कि ज़्वेरेव का है, क्योंकि ऑफ कोर्स नडाल और जोकोविच तो सेमीफाइनल में ही मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि फाइनल में उनमें से कोई एक खिलाड़ी ही पहुंच पाएगा, और काफ़ी हद तक वो नडाल ही होगा, जितना कि हम लोगों ने देखा है अब तक। खास करके जो पिछले साल का मैच था नडाल और जोकोविच का, जिसमें हम ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि क्योंकि बारिश की वजह से वो मैच इंडोर हो रहा है, तो जोकोविच को वो मैच और वो जो सरफेस है और जो परिस्थितियां हैं वो बहुत फेवर करेंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। नडाल ने बहुत ही बेहतरीन मैच खेला और जोकोविच के पास कोई चांस नहीं था वो मैच जीतने का। बहुत ही एग्रेसिव खेला नडाल ने। तो इसलिए वो मैचेस देखते हुए, और अभी जो रोम का मैच हमने देखा, कि ऐसा नहीं है कि जोकोविच खराब खेल दिखा रहे हैं या नडाल ने बहुत अच्छा खेल दिखाया रोम में। लेकिन अगर आप वो मैच देखें तो जोकोविच ने 6-1 से जो है दूसरा सेट जीत लिया था रोम फाइनल्स में, लेकिन उसके बावजूद वो तीसरे सेट में नहीं अपना गेम उस लेवल तक रख पाए। और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, कोई एक गेम या दो गेम जिसमें जब बहुत ज़रूरत थी अच्छा प्रदर्शन करने की, तो नडाल ने हमेशा की तरह नडाल ही वो खिलाड़ी रहे जो उस मौके पर खड़े रहे। और यही होता आया है हर वर्ष। मैं तो ये कहूँगा कि जब भी ऐसा लगता है कि नडाल को कोई हराने वाला है, वो उस लेवल पर उस पॉइंट पे अपना गेम, जो अपना उनका लेवल है वो थोड़ा सा उठा देते हैं, और कोई भी गलतियां जो हैं वो करना बंद कर देते हैं, और इसी वजह से उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फेडरर्स पाथ टू विक्ट्री की। तो ये फेडरर का ड्रॉ आप देख सकते हैं। सेकेंड राउंड में सिलिच के साथ उनका मुकाबला हो सकता है। सिलिच अभी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, और वैसे भी क्ले उनकी फेवरेट सरफेस नहीं है। तो अगर फेडरर अच्छा खेल रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि फेडरर को वो मैच जीत जाना चाहिए। उसके बाद मेरे हिसाब से बेरेटिनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो फेडरर को अच्छी कड़ी जो है परेशानी में ला सकते हैं, क्योंकि बेरेटिनी एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और काफ़ी एग्रेसिव भी खेलते हैं। उनका बैकहैंड भी अच्छा है, फोरहैंड भी अच्छा है, और अभी क्ले पे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है पिछले दिनों। तो मेरे हिसाब से बेरेटिनी के साथ जीतना फेडरर के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है। उसके बाद तो हम सब जानते हैं कि क्वार्टर्स में जोकोविच के साथ फेडरर का मैच होना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा अगर फेडरर वहां तक पहुंच सके तो। और उसके बाद चाहे फेडरर जीते चाहे जोकोविच जीते, जो भी खिलाड़ी जीतेगा उसके लिए नडाल को हराना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि यह तो हम सब जानते हैं और हमने पिछले वर्षों में यह देखा भी है कि नडाल, जोकोविच या फेडरर, इन तीनों में से दो खिलाड़ियों को एक के बाद एक हराना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतना आपका मेंटल इन्वेस्टमेंट, इतना फिजिकल एनर्जी आपकी जाती है एक मैच में, और उस जीत की खुशी मनाने का भी आपके पास समय नहीं होता है। तब तक अगला मैच शुरू हो जाता है, और वो भी किसके साथ, वो भी नडाल या फेडरर के साथ आपका मैच अगला शुरू हो जाता है। तो बहुत ही मुश्किल होता है अपनी सेम परफॉर्मेंस रिपीट करना 2 दिन के अंतराल में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल होगा दोनों के लिए, चाहे वो जोकोविच हो चाहे वो फेडरर हो, नडाल को हराना, क्योंकि वो एक दूसरे से अगर भिड़ेंगे फेडरर और जोकोविच तो बहुत मेहनत उसी मैच में उन लोगों की जाएगी। तो फिटनेस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा वहाँ पर। और उसके बाद अगर फेडरर फाइनल तक पहुँच जाते हैं, अगर वह नडाल को हराने में कामयाब होते हैं, तो भी मेरे हिसाब से फेडरर के लिए फाइनल जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि वो जोकोविच को हरा के आए हैं, उसके बाद वो नडाल को हरा के आए हैं, और उसके बाद फिर भी उन्हें फ्रेंच ओपन जीतने के लिए सित्सिपास या थीम या ज़्वेरेव जैसे बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ियों में से किसी एक को हराना पड़ेगा। और फेडरर पर प्रेशर भी बहुत रहेगा, क्योंकि वह भी ये जानते हैं कि अगर वह फाइनल में पहुंचते हैं तो हो सकता है कि यह विमिल्डन से पहले उनका लास्ट ग्रैंड स्लैम फाइनल हो, या विमिल्डन में भी कोई भरोसा नहीं है कि वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो उन पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, जो रहता है कि भाई इसके बाद मौका आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक वो चीज़ भी फेडरर के जहन में रहेगी। और क्योंकि वो एक वर्ष बाद आ रहे हैं, तो अगर वो अच्छा प्रदर्शन करके फाइनल में पहुंच भी जाते हैं, तो एक प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने की जो बात होती है अ, इस लेवल पर, जबकि सामने वाले खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं और वो भी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी मुश्किल होगा फेडरर के लिए ये फ्रेंच ओपन जीतना। और वो खुद भी जब कह चुके हैं कि वो नहीं जीत सकते, तो इसका मतलब साफ है कि उनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी भी है इस समय। और वो काफ़ी नेचुरल सी बात भी है, क्योंकि वो काफ़ी समय बाद लौट रहे हैं।
तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि फेडरर मेरे हिसाब से क्वार्टर फाइनल तक ज़रूर पहुँचना चाहिए, और जोकोविच से मुझे लगता है कि वो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है और उसी की उम्मीद हम करते हैं। अब नडाल के पाथ की हम बात करें तो हालांकि नडाल, मैं किसी भी और खिलाड़ी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नडाल को सेमीफाइनल से पहले कोई भी हरा सकता है। यहाँ पर जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, जैसा उनका फॉर्म है, जैसा उनका पास्ट रहा है यहाँ पर, आई थिंक वो अपने पीक पर हैं अभी। उनका बैकहैंड, उनका फोरहैंड सब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो फिट हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब भी वो जो 2 मैच वो हारे हैं फ्रेंच ओपन में पिछले 16 सालों में, वो दोनों मैचों में कहीं ना कहीं उनकी फिटनेस पर सवालिया निशान था। 2009 में वो सोडरलिंग से हारे थे, जबकि वो साफ तौर पर दिख रहा था कि वह फिट नहीं थे। जोकोविच के साथ वह 2015 में हारे थे, जिसमें कि वो फिट थे बट वो आउट ऑफ फॉर्म थे, उतना अच्छा वो नहीं खेल रहे थे। पर हाँ, जोकोविच ने उस साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और जोकोविच डिजर्विंग विनर थे उस मैच के। और हालांकि वावरिंका से वह नहीं जीत पाए, क्योंकि वावरिंका भी हम जानते हैं कि एक मैजिकल प्लेयर हैं, जब वो चलते हैं तो फिर उनके सामने किसी की नहीं चलती। तो खैर, नडाल का पाथ यहाँ पर मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में ही उनको जो है यह फैसला हो जाएगा कि वह यह फ्रेंच ओपन जीतेंगे या नहीं। मेरे हिसाब से जोकोविच और नडाल का सेमीफाइनल होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि नडाल 4 सेट में जीत जाएंगे यह मैच। और उसके बाद फाइनल्स में चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि नडाल को हराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार वो फाइनल्स में पहुंच गए और उन्हें वह फिनिशिंग लाइन दिख गई कि बस एक मैच जीतने से वह अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं और सबको पछाड़ कर सबसे आगे बढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो उस मौके में थोड़ा भी उन पे प्रेशर रहेगा, क्योंकि इसी तरह की बात हम पिछले साल भी कर रहे थे कि वह जोकोविच को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, क्या उन पे प्रेशर होगा कि वो 20 ग्रैंड स्लैम फेडरर के की जो बराबरी उन्हें करनी है उसका कितना प्रेशर उन पे होगा। और उन्होंने दिखा दिया कि उन पे कोई प्रेशर नहीं था, और अगर था भी तो उसका उन्होंने सही उपयोग किया उस प्रेशर का और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। तो वही उम्मीद मैं इस साल भी उनसे करूंगा। और अगर वो फाइनल में जोकोविच को या फेडरर को हरा कर पहुंचते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी और खिलाड़ी उन्हें फाइनल में शिकस्त दे पाएगा इस बार। और अगर हम जोकोविच के पाथ की बात करें, तो जोकोविच का पाथ भी मुझे काफ़ी यहाँ पर सही लग रहा है, क्योंकि उनका फॉर्म बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी कोई ख़ास परेशानी आनी चाहिए आगे पहुँचने तक। और फेडरर मेरे हिसाब से उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि फेडरर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, और भले ही वो उतना प्रैक्टिस में अभी नहीं है या इंजरी के बाद लौटे हैं, फिर भी अगर वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं तो मेरे हिसाब से वो अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे। और क्योंकि उन्होंने उतने मैच नहीं खेले हैं, तो उस हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि उन्हें कोई बहुत थकान होगी या कुछ होगा। और उनका गेम प्लान भी काफ़ी एग्रेसिव रहेगा, जो कि जोकोविच को काफ़ी कठिनाई में डालता है। अगर हमने पिछले कई वर्षों में देखा है कि जोकोविच का जो मूवमेंट है क्ले पर, वो उतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो हार्ड कोर्ट्स है। वहाँ जो कुछ स्लाइड काफ़ी अच्छा करते हैं, काफ़ी मूव अच्छा करते हैं, लेकिन क्ले पे न जाने क्यों वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। कई बार उन्होंने फिसलने की भी शिकायत की है, कोर्ट सरफेस की भी वो शिकायत करते रहते हैं चेयर अंपायर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई खिलाड़ी उनके साथ एग्रेसिव खेलता है, जैसा कि हमने देखा है वावरिंका ने जब उनको हराया था 2015 में, तो इसी तरह से हराया था। बहुत ही एग्रेसिव खेला था वावरिंका ने, बहुत ही हैवी हिटिंग की थी, और जोकोविच को मूवमेंट में उस वर्ष भी बहुत समस्या आ रही थी। और पिछले साल भी हमने देखा जब नडाल ने बहुत एग्रेसिव खेला, तो जोकोविच ऐसा लग रहा था पूरे मैच में कि वह कैचअप गेम खेल रहे हैं, वह पहुंच नहीं पा रहे हैं बॉल तक, वो कंट्रोल में नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत दौड़ना पड़ रहा है इधर से उधर। तो इसलिए अगर फेडरर वह करने में सफल होते हैं इस बार और बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा चांस है। रैली करके मुझे नहीं लगता कि फेडरर जोकोविच को हरा पाएंगे। और मेरे हिसाब से हार्ड कोर्ट से ज़्यादा चांस फेडरर के पास क्ले पे है जोकोविच को हराने का, क्योंकि हार्ड कोर्ट में जोकोविच का मूवमेंट इतना अच्छा है, उनके जो शॉट मेकिंग वो इतनी स्थिर है, इतनी अच्छी है, इतनी सक्षम है कि हार्ड कोर्ट पे, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या यूएस ओपन हो, वहाँ पर फेडरर को जोकोविच को हराना अभी के दिनों में बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जबकि क्ले पे फिर भी फेडरर के पास थोड़ा सा चांस है, क्योंकि जोकोविच का मूवमेंट और क्योंकि जो बाउंस है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि फेडरर
जोकोविच को क्ले पे हराना उनके लिए ज़्यादा आसान है अभी के दिनों में, ना कि बाकी सरफेसेस पे। तो इसलिए जोकोविच के लिए खतरा ज़रूर रहेगा, लेकिन अगर वो अच्छा खेलते हैं तो मैं यह भी बिल्कुल कहूँगा कि वो जीत जाएंगे। और सेमीफाइनल्स में नडाल के साथ मेरे हिसाब से जोकोविच को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अगर उन्हें थोड़ा भी चांस चाहिए नडाल को हराने का तो उन्हें अपना पूरा बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, वो भी सही मौक़ों पर, जैसे जो ब्रेक पॉइंट्स मिलते हैं या जो ड्यूस के पॉइंट्स रहते हैं 15-30, 15-40, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उस पर देखा जाता है कि अक्सर नडाल जो होते हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और वहाँ के पॉइंट्स को वो कैपिटलाइज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जोकोविच को इसी ट्रेंड को बदलना पड़ेगा और इन पॉइंट्स को लेना पड़ेगा ताकि वह नडाल को हरा सकें। और अगर जोकोविच नडाल को हरा देते हैं सेमीफाइनल में तो मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आत्मविश्वास उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मैं यह नहीं कह रहा कि फाइनल जोकोविच के लिए आसान होगा, लेकिन अगर वह नडाल को हरा देते हैं तो उनके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे फाइनल्स में जीतने के। तो यह था ड्रॉ। और पोटेंशियल क्वार्टर फाइनल्स जो हैं वो जोकोविच और फेडरर का, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। नडाल और रूबलेव जो सीडिंग है उसके हिसाब से हम देखें तो नडाल और रूबलेव का क्वार्टर फाइनल होना चाहिए, ज़्वेरेव और थीम का क्वार्टर फाइनल होना चाहिए और सित्सिपास और मेदवेडेव का होना चाहिए। मेरे हिसाब से सित्सिपास भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले साल भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। तो वह भी एक खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो एक अच्छे कंटेंडर हैं नडाल, जोकोविच और ज़्वेरेव के बाद मेरे हिसाब से, जो कि फ्रेंच ओपन जीत सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनकी बस हम एक बार बात कर लें तो वहाँ आप देखेंगे तो हर जगह जो है आपको सिर्फ नडाल का नाम दिखेगा। जहाँ आप फिटनेस की बात करें तो जाहिर सी बात है कि फ्रेंच ओपन में साल दर साल नडाल ने यह प्रूव किया है, यह साबित किया है कि उनकी फ़िटनेस सबसे अच्छी रही है। तो इसलिए फ़िटनेस के पॉइंट्स हम नडाल को देते हैं। वहीं दूसरे पॉइंट अगर आप देखें फॉर्म, तो फॉर्म भी आपको नडाल को ही देना पड़ेगा क्योंकि सबसे अच्छे फॉर्म में क्ले पर अभी वही हैं। फिर उसके बाद कोर्ट सरफेस की बात करें, वहाँ भी सीधी सी बात है कि नडाल के लिए ये बेस्ट सरफेस है। और क्योंकि अभी मौसम भी काफ़ी वहाँ सनी है तो जितना ज़्यादा गर्मी वहाँ पर रहेगी उतना बॉल को और उछाल मिलेगा और काफ़ी बाउंस बॉल होती है, कंधे के ऊपर ऊपर तक बाउंस होती है और नडाल के जो फोरहैंड है उसमें एक और करारापन रहता है इस कोर्ट सरफेस और इस मौसम की वजह से। तो और भी मुश्किल होगा किसी और खिलाड़ी को नडाल को हराना। और उसके बाद मोटिवेशन की बात कर लें तो यहाँ मैंने नडाल और जोकोविच दोनों का नाम रखा है। नडाल मोटिवेटेड हैं क्योंकि उन्हें अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीतना है, फ्रेंच ओपन जीतना है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उनमें रहेगा, जीतने का बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय उनमें रहेगा ये फ्रेंच ओपन को जीतने का। और जोकोविच इसीलिए क्योंकि जोकोविच भी जानते हैं कि नडाल और फेडरर उनसे आगे, फेडरर तो खैर अभी नहीं जीत पा रहे हैं ग्रैंड स्लैम, लेकिन नडाल बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। और अगर नडाल 21 तक पहुंच जाते हैं तो फिर जोकोविच और नडाल के बीच गैप जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और मेरे हिसाब से जोकोविच के लिए काफ़ी मुश्किल होगी भविष्य के दिनों में मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम का जो टाइटल है वो लेने के लिए, क्योंकि 3 ग्रैंड स्लैम जीतना इतना आसान नहीं होगा। जबकि अगर जोकोविच जीत जाते हैं तो वह सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम की दूरी पर रहेंगे और मेरे हिसाब से वो यही करना चाहेंगे क्योंकि उसके बाद विमिल्डन आएगा। विमिल्डन में सीधी बात है कि जोकोविच जो है वो फेवरेट रहेंगे, तो इसीलिए उनके पास बहुत अच्छा चांस रहेगा। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि फ्रेंच ओपन में वो इस बार जीत जाएं। तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर आता है फैंस का डिलाइट। तो सीधी सी बात है कि भाई फेडरर फ्रेंच ओपन खेल रहे हैं और बहुत दिनों के बाद फेडरर को देखने का मौका मिलेगा फैंस को फ्रेंच ओपन में खेलते हुए। और खेलते हुए ही किसी भी सरफेस पे खेलते हुए बहुत ही दिनों बाद मौका लगेगा। और क्योंकि फेडरर की इंजरीज पिछले वर्षों में रही है तो इसीलिए फैंस भी यह चाहेंगे कि जितना हो सके वह फेडरर के मैचेस देखें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है किसी भी खिलाड़ी का। पर इन दोनों, क्योंकि फेडरर वैसे ही इंजरी से आए हैं और अब वो ज़्यादा मैचेस रेगुलरली जो टूर पे खेलते हैं वो नहीं कर सकते, तो इसलिए कोई भी फ़ैन यह चाहेगा कि फेडरर को ज़रूर देखा जाए और वो आगे से आगे तक पहुँचे, क्वार्टर तक तो ज़रूर पहुँचे ताकि जोकोविच के साथ उनका मैच हमें देखने का अवसर प्रदान हो। और प्रेडिक्शन की जहाँ तक बात कर लें तो मेरे वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है। नडाल तो पहुँचने ही चाहिए फाइनल में, लेकिन जो दूसरे हाफ से जो प्लेयर है मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ज़्वेरेव वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो फाइनल में पहुंचेंगे।
और उसके बाद जाहिर सी बात है कि नडाल जो है वो विक्टोरियस होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और 4 सेट या 5 सेट, मुझे नहीं लगता कि 5 सेट नडाल का कोई भी मैच जाएगा इस फ्रेंच ओपन में। 4 सेट में हो सकता है कि उन्हें जीतना पड़े, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन यही है कि नडाल यह फ्रेंच ओपन जीतेंगे और अपना 21वां ग्रैंड स्लैम भी जीतेंगे। जैसे जैसे फ्रेंच ओपन प्रोग्रेस होगा हम इस पर और चर्चा करेंगे और पता लगेगा कि एक्चुअली में फॉर्म जो है किसका ज़्यादा अच्छा है, सरफेस कैसा बिहेव कर रही है और फिटनेस कैसी कंटिन्यू हो रही है। तो हो सकता है कि प्रेडिक्शंस में कुछ चेंज आए और अपसेट्स भी होते हैं ग्रैंड स्लैम में, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि नडाल को ही यह फ्रेंच ओपन जीतना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, और कमेंट्स बिल्कुल आप दें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और थैंक यू।